कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हार्दिक ने जब प्रलय को लैपटॉप पर सृष्टि को देखते हुए देखा तो वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, यार दुनिया में तेरे जैसा आशिक भी ना हो, आशिकी बदनाम हो जाती है। प्रलय को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हार्दिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तेरी गाड़ी तो ट्रैक पर है, अब मुझे अपनी गाड़ी ट्रैक पर लानी चाहिए। मुझे भी कोई मेरी दुनिया ढूंढनी चाहिए। ये बोलकर वो केबिन से बाहर निकला। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ आया, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसकी टक्कर रागिनी से हुई। रागिनी ने उसे गुस्से से देखा। उसे नहीं पता था कि हार्दिक कौन है कौन नहीं। वो बस गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अक्ल के अंधे हो क्या? हार्दिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। रागिनी ने उसे धक्का दिया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। हार्दिक ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद रागिनी सृष्टि के केबिन में आई। उस वक्त उसके हाथ में टिफ़िन था। रागिनी को देखकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। रागिनी जब टिफ़िन खोल रही थी तो सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट थी, जिसे देखकर ही रागिनी समझ चुकी थी कि सृष्टि अपना खाना नहीं लेकर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर आई हूँ और अभी अभी गर्म भी किया है मैंने। खाना जल्दी से खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रागिनी हैरानी से बोली, आज तो सच में मुस्कुरा रही है, क्या बात है? जैसा क्या खास है? उसकी बात सुनकर सृष्टि भी सोचने लगी कि आखिर आज ऐसा क्या खास है। वो जब से ऑफिस आई है तब से 2-3 बार उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई है, और वो भी बिना किसी वजह के। वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, पता नहीं पर आज कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। रागिनी भी मुस्कुराई और बोली, अच्छा वो तो लगना ही था, आज हमारे बॉस जो बदल गए। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी रागिनी बोली, ये देख, आज मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट मटर पनीर लेकर आई हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई डब्बी सृष्टि की तरफ बढ़ाई, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से वो डब्बी टेढ़ी हो गई और सारी सब्जी सृष्टि के हाथ पर बिखर गई। वो सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि अभी अभी रागिनी किचन से टिफ़िन गर्म करके लाई थी। सृष्टि की दर्द से चीख निकल गई और वहीं अपने केबिन में बैठा प्रलय तुरंत ही अपनी चेयर से उठा और सृष्टि के केबिन की तरफ भागा। वो सृष्टि के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो अंदर बैठी सृष्टि अपनी आंसुओं भरी आंखों से प्रलय को देखने लगी। प्रलय तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने केबिन की तरफ भाग गया। रागिनी एकदम हैरान रह गई। सिर्फ रागिनी ही नहीं, ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा हर एक एम्प्लॉई हैरानी से प्रलय और सृष्टि को देख रहा था, और सृष्टि के आंखों में अब आंसू और भी ज़्यादा तेज होते जा रहे थे। वो बस एक टक नज़रों से प्रलय की तरफ देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रलय राणा इंडस्ट्रीज़ में है। उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं प्रलय की इस हरकत पर अमय उसे जॉब से ना निकाल दे। प्रलय जब सृष्टि को लेकर अपने केबिन में आया तो सृष्टि का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से प्रलय उसे अमय के ही केबिन में लेकर आया था। लेकिन सामने अमय को ना देखकर अब सृष्टि हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्रलय उसे केबिन के अंदर लेकर आया। आते ही सीधा उसे अपनी चेयर पर बैठा दिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उस चेयर से उठी और बोली, आप यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस केबिन में, ये मेरे बॉस का केबिन है, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो। ये बोलते हुए उसकी गहरी गहरी सांसें ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितनी टेंशन में है। प्रलय बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि के लिए वक्त जैसे बिल्कुल थम सा गया हो। वो एक टक प्रलय की तरफ देखती रह गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुककर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक शब्द नहीं कहोगे तुम? अगर एक शब्द भी अब अपने मुंह से निकाला तो तुरंत मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा मैं। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय किस तरीके से बात कर रहा है। वो तुरंत बोली, देखिए आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मैं जहाँ जा रही हूँ आप वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जा रहे हैं। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम यूं ही नहीं मानोगी, मुझे मेरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा।
ये बोलकर प्रलय ने सृष्टि को अपने करीब खींच लिया। सृष्टि ने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। उसकी इस हरकत पर प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आँखों को दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रही थी। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम मेरा तरीका समझ गई यूनिवर्स। मुझे नहीं पता था इतना दिमाग चलता होगा तुम्हारा। खैर, तुम्हारे दिमाग से अपना दिल लगाऊंगा मैं। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप इस चेयर पर बैठो और मुझे अपने हाथ पर दवा लगाने दो। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपने हाथ की तरफ देखा। वो प्रलय में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे अपने हाथ का दर्द महसूस होना ही बंद हो गया था। वैसे भी अब कहाँ ही उसे कोई दर्द महसूस होता था। प्रलय ने उसके कंधों से पकड़ा तो सृष्टि बुरी तरह काँप गई। प्रलय ने उसे चेयर पर बिठाया और फिर वहाँ से हटकर साइड में बने हुए कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स निकाला और उसके पास आ गया। सृष्टि अभी भी उसे ही देख रही थी कि प्रलय जाकर उसके पैरों के पास बैठ गया तो सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। वो कांपने लगी तो प्रलय ने उसके घुटनों पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि ने तुरंत अपना पैर पीछे की तरफ खींचा। प्रलय सच में सृष्टि की जिंदगी में फिलहाल कोई प्रलय बनकर आया हुआ था। प्रलय ने अब उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया। प्रलय ने दूसरे हाथ से उसके हाथ को रोका और फिर उसके हाथ को अपने करीब किया। सृष्टि अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसकी आंखें एक ट्रक प्रलय पर टिकी थी और उन आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रलय ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर एक वेट वाइप से उसका हाथ साफ किया जहां पर अभी भी सब्जी के कुछ दाग लगे थे। सृष्टि की हल्की सी सिसकी निकल गई। प्रलय ने उसके हाथ को साफ करने के बाद उस पर बर्निंग जेल लगाई। सृष्टि को एकदम से जलन महसूस होने लगी। प्रलय ने अपने होठों को गोल कर उसके हाथ को ठंडी ठंडी हवा देनी शुरू की। सृष्टि अभी भी बस एकटक उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय धीमे से बोला, डोंट वरी यूनिवर्स, अभी ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि होश में आई। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के हाथ से खींचा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्रलय चुपचाप उसे देख रहा था। सृष्टि गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है आपकी? आप होते कौन हैं? मेरे किसी जख्म पर मरहम लगाने वाले? मैंने आपसे कोई मदद मांगी है क्या? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने ऐसा भी आपसे क्या कह दिया कि आप हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं? मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा पीछा कर रहे हैं। अब आप ऑफिस में भी आ गए। आप जानते भी हैं आपकी इस हरकत पर मेरे साथ क्या होगा। मेरे बॉस मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। अभी वो ये बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल पास आया और उसके होठों पर एक बार फिर से अपनी उंगली रखने लगा। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। पीछे चेयर थी जिसकी वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया। प्रलय ने तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया, लेकिन सृष्टि पूरी तरह से चेयर पर बैंड हो चुकी थी और प्रलय उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, सृष्टि का डर की वजह से और प्रलय का अपनी यूनिवर्स को अपनी बाहों में महसूस कर। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स। कोई तुम्हें जॉब से बाहर नहीं निकालेगा और जॉब से बाहर उन्हें निकाला जाता है जो एम्प्लॉई हो। तुम तो अब बस इस इंडस्ट्री की ऑनर हो। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप पागल हैं क्या? वैसे हरकतें तो आपकी पागलों वाली ही है। आप समझते क्या हैं खुद को? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। कभी मुझे अपनी यूनिवर्स बना लिया तो कभी मुझे इस इंडस्ट्री की मालकिन ही बना दिया। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। मैं सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैं इस कंपनी की मालकिन नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय सर्द लहजे में बोला, उसका नाम तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। सृष्टि हैरानी से बोली, क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे घर पर आकर आप मेरे ही पति से मुझसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। मुझे मेरे बॉस का नाम लेने से मना कर रहे हैं। आप होते कौन है ये सब करने वाले और मैं आपकी बात क्यों मानूं? प्रलय एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यूनिवर्स। तुम मेरी यूनिवर्स हो। तुम्हारे दिल दिमाग पर किसी का ख्याल और तुम्हारे होठों पर किसी का नाम मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। सृष्टि अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो हल्का सा चिल्लाते हुए बोली, क्यों? क्यों आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं? जैसे ही उसने कहा प्रलय ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और खुद भी पीछे की तरफ हट गया।
अब सृष्टि सीधा उसके सीने से आकर लगी। प्रलय ने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर झुककर बेहद सर्द लहजे में बोला, आइंदा ऐसी बात मत कर देना यूनिवर्स, तुम्हारे लिए जान लेने वाला इंसान हूँ मैं, तुम्हारी जान लेने वाला नहीं। और इस जान की तो रखवाली अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। सच तो ये है कि मैं बस तुम में खोया हुआ हूँ, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मुझे और कुछ ना कहना है ना जानना है। सृष्टि चिल्लाकर बोली, यूं ही कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। ये बोलकर उसने प्रलय को जोर से धक्का दिया। प्रलय अब उसके पास नहीं आया, दूर से ही उसे देखता रहा। सृष्टि अपने आंसू साफ करते हुए उसके पास आई और बोली, यूं ही किसी के कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता है मिस्टर प्रलय राणा। शादीशुदा हूँ मैं, आपको बता चुकी हूँ। अब मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लीजिए। मैं सृष्टि वर्मा, मानव वर्मा की पत्नी हूँ, शादीशुदा हूँ। मेरे जहन में किसी पराये मर्द का ख्याल आना भी मेरे लिए गुनाह है और मैं गलती करने से भी डरती हूँ, तो गुनाह करने का तो सवाल ही नहीं बनता। मुझे नहीं पता आप यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए। आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस कंपनी को खरीद लिया हो, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस कंपनी की मालकिन बन सकूं, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, किसी और की दुनिया नहीं बनना मुझे। आइंदा मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब मत आइएगा, वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, वरना क्या यूनिवर्स। सृष्टि कांपते हुए उसे देख रही थी। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो धमकी के तौर पर प्रलय को सुना सके, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में समेट कर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का चेहरा प्रलय के चेहरे को देख रहा था और प्रलय का चेहरा सृष्टि के चेहरे पर झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे जो सुनाना था सुना दिया यूनिवर्स, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम आज से, अभी इसी वक्त से सृष्टि प्रलय राणा हो। बेशक से मंजूर करो या ना, मुझे तुम्हारी मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहा तुमने कि वो मानव वर्मा तुम्हारा पति है? वो इंसान होता तो बेशक से मैं ये बात समझने की कोशिश करता। जानवरों को मैं जब इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं रखता तो रिश्तों की कैटेगरी में रखूँगा क्या? बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी, बेशक मर्जी से बनो या फिर मेरी ज़बरदस्ती से, आई डोंट केयर। उस मानव को जिंदा छोड़ रखा है, क्योंकि इतनी आसानी से तो प्रलय राणा उसे मौत भी नहीं देगा। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो इजाज़त उनसे ली जाती है जो गौर हों। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। हक है मेरा तुम पर, बेशक से दो या नहीं। प्रलय राणा मांगने वालों में से तो है ही नहीं। छीनना और जताना दोनों ही उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। खुद को मेरी जिद समझो या मेरा जुनून, हासिल तो करके रहूँगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि का दिल धक से रह गया। वो कुछ पल यूं ही प्रलय को देखती रही और फिर तुरंत प्रलय से खुद को छुड़ाकर केबिन से बाहर की तरफ भाग गई। उसके दिमाग में बस प्रलय की बातें गूंज रही थी। प्रलय की आंखें जो उसके होठों से भी ज़्यादा बोल रही थी, वो अभी भी सृष्टि को अपनी आंखों के सामने महसूस हो रही थी। वो केबिन से बाहर आई तो बाहर खड़ा स्टाफ हैरानी से उसे देखने लगा। वो किसी से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। वो तुरंत भागते हुए अपने केबिन में चली गई और जाकर दीवार से लगकर अपना चेहरा उसने अपने हाथों में छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रलय टेबल पर हाथ रखकर अपने केबिन में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने अपने पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकाली और उसे लाइटर से जलाकर अपने होठों में दबाते हुए कस भरने लगा। उसने सिगरेट का धुआं होठों को गोल कर ऊपर की तरफ छोड़ा, फिर बेहद कर्कश भरी आवाज़ में बोला, प्रलय राणा कितना ज़िद्दी है ये सब जानते हैं, लेकिन प्रलय राणा अपनी ज़िद के लिए कितना सनकी है ये सिर्फ तुम जानोगी। आगाज़ मोहब्बत का हुआ है, दीवानगी इश्क हो तुम मेरी। हासिल तो करके रहूँगा, क्योंकि ज़िद हो तुम मेरी। मैं पागल हूँ और बहुत पागल हूँ। सोचो क्या होगा आलमे पागलपन, क्योंकि जिद से ज़्यादा सनक हो तुम मेरी। सृष्टि अपने केबिन में दीवार से लगकर खड़ी थी और रोए जा रही थी।
अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो सब उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। प्रलय ने तो ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब उन सब बातों को सोच सोच कर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी मानो जी से हुई है और मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। किसी के कहने से मैं उनसे अलग नहीं हो जाऊंगी और किसी के कहने से मैं यूं ही किसी की पत्नी नहीं बन जाऊंगी। अब मैं प्रलय नाम के उस इंसान को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और रागिनी अंदर आई। रागिनी हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस तरह से प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे केबिन से खींचकर ले गया था, वो कोई मामूली बात नहीं थी। रागिनी उसके बिल्कुल पास आई और उसके हाथ को पकड़कर देखने लगी। उसकी गलती की वजह से उसका हाथ जल गया था। भले ही प्रलय ने उसके हाथ पर दवा लगा दी थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ पर पूरे छाले हुए सांप दिखाई दे रहे थे। रागिनी मायूसी से बोली, सॉरी यार सृष्टि, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो डिब्बी नीचे छूट गई। सृष्टि उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं रागिनी, कभी कभी गलती हो जाती है और वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। रागिनी हिचकिचाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रागिनी ने अपनी भौहें उचकाई और बोली, क्या हुआ? मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रही है? बताना, अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ? सृष्टि तुरंत बोली, बॉस? क्या वो प्रलय राणा हमारे नए बॉस हैं? रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सृष्टि के चेहरे के रंग उड़ गए और वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो प्रलय राणा से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगी। पहले अमय राणा और अब प्रलय राणा। हालांकि अमय और प्रलय में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अमय जब सृष्टि को देखता था तो उन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी होती थी, जबकि प्रलय की बातें भी अलग थी और उसकी सृष्टि का देखने का नज़रिया भी। रागिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं अपनी बहन मानती हूँ सृष्टि, और तुम मुझे अपने दिल की हर बात कह सकती हो। मेरा यकीन करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। क्या तुम्हारे और प्रलय सर के बीच कुछ चल रहा है क्या? सृष्टि तुरंत अपनी जगह से उठी और रागिनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, तुम ये कैसी बात कर रही हो रागिनी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी? किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग और दिल में आने दूंगी? मेरे और प्रलय सर के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें ढंग से जानती तक नहीं। रागिनी ने हल्का सा अपना सिर झुकाया और बोली, सॉरी यार सृष्टि, लेकिन आज जिस तरह से वो तेरा हाथ पकड़कर तुझे अपने केबिन में लेकर गए, ऐसा लगा जैसे वो तुझे हक से लेकर जा रहे हों। तूने भी उन्हें नहीं रोका, तो मुझे लगा शायद तुम दोनों के बीच कुछ। और वैसे भी प्रलय सर ने जिस तरह से इस कंपनी को टेक ओवर किया है वो बहुत अजीब है। पहले खुद ही उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा था और अब खुद ही इस कंपनी को वापस अपने अंडर कर लिया। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी क्या बोल रही है। उसका सिर पहले ही दर्द से फटे जा रहा था। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे यूं देखकर अब रागिनी ने भी कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो सृष्टि के केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सृष्टि ने अपना सिर पीछे सीट से लगाया और अपनी आंखें बंद की, तो प्रलय का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोली, नहीं, आपके चेहरे को भी इमेजिन करना मेरे लिए गलत बात है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे मेरे करीब आएंगे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भले ही इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो अब आप मेरा गुस्सा देखेंगे। ये बोलते हुए सृष्टि कांप रही थी। वहीं प्रलय अभी भी अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप में सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि और उसके बीच जो बातें हुई वो उसके दिमाग में भी चल रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, तुमसे तो मैंने अपना इजहार कर दिया यूनिवर्स, अब ज़रा उस इंसान से मिला जाए जो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मेरे मोहरे का काम करेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। वो अपने केबिन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज़ से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी बजाज इंडस्ट्रीज़ के बाहर थी।
बजाज इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन मुंबई में बजाज इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी नाम था। उसकी सीईओ ख्याति बजाज थी और मानव बजाज इंडस्ट्रीज़ में ही काम करता था। प्रलय बजाज इंडस्ट्री में आया तो बिना रिसेप्शन पर परमिशन लिए सीधे ख्याति के केबिन में आ गया। ख्याति इस वक्त अपने केबिन में बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। केबिन का दरवाज़ा खुला तो उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अपने सामने प्रलय को देखकर वो हैरान रह गई। प्रलय अंदर आया और आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गया। ख्याति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि खुद प्रलय उसके ऑफिस में आया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और प्रलय के करीब आकर उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ, प्रलय राणा। ख्याति खुश होते हुए बोली, आज ये इतनी मेहरबानी कैसे हो गई, खुद चाँद ज़मीन पर कैसे उतर आया। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि आज मुझे तुमसे कोई काम है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ख्याति जाकर अपनी चेयर पर बैठी और हैरानी से देखते हुए बोली, प्रलय राणा को ख्याति बजाज से काम, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रलय ख्याति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी कंपनी में एक मानव नाम का आदमी काम करता है। प्रलय के मुंह से मानव का नाम सुनकर ख्याति की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत बोली, अब ऐसे मत कह देना कि मुझे उस मानव का इंसेंटिव बढ़ाना है। वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, सिवाय आवारागर्दी और ऑफिस में टाइम पास के अलावा वो और कुछ नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि तुम मुझसे ऐसी कोई हेल्प लोगे। आखिर बात क्या है? प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, उसे अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाना है। ख्याति हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, व्हाट? बिल्कुल भी नहीं, मैं और उस मानव के साथ बिजनेस ट्रिप पर कभी भी नहीं। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज प्रलय राणा तुम्हारे ऑफिस में आया था, तुम्हारे पास एक मौका था प्रलय राणा से दोस्ती करने का। खैर, अब दुश्मनी करेंगे। प्रलय की बात सुनकर ख्याति की सांसें हलक में अटक गई। वो तुरंत बोली, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो प्रलय? तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती थी, और अगर तुम मुझे सामने से ये मौका दे रहे हो तो भला ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे नहीं पता तुम उस मानव को मुझे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाऊं तो ठीक है, मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रलय व्यंग से हंसा और बोला, हालांकि प्रलय किसी से कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाता, वो हर काम की कीमत देता है, लेकिन कीमत प्रलय राणा खुद डिसाइड करता है, काम करने वाला इंसान नहीं। मेरी तरफ से डील कैंसिल। ये बोलकर प्रलय वहाँ से जाने लगा। ख्याति ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो तुरंत उसे रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, यार, एक तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना खतरनाक है ना कि तुम्हारे सामने इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे वो मत दो जो मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बेशक से तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रलय उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ख्याति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ओके, फाइनल है, जल्द से जल्द उस मानव को लेकर एक बिजनेस ट्रिप पर जाओ। ये बोलकर अब प्रलय एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ख्याति उसे जाते हुए देख बोली, लेकिन इतना तो बताओ कि आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम करना क्या चाहते हो? अब ये मत कहना कि उसे एक वेकेशन पर भेजना चाहते हो। ये तो तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मिस्टर प्रलय राणा? ख्याति की बात सुनकर प्रलय के कदम रुक गए, लेकिन उसने पलटकर ख्याति की तरफ नहीं देखा। चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मैं कोई गेम नहीं हूँ जिसे यूं ही कोई सीख जाएगा। प्रलय राणा और उसके इरादों को जानने के लिए प्रलय राणा की जान बनना ज़रूरी है, जो सिर्फ एक ही है, यूनिवर्स। ये बोलकर प्रलय अब बिना एक पल रुके ख्याति के केबिन से बाहर चला गया। ख्याति बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो प्रलय की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो हार कर अपनी जगह पर बैठी और सोचने लगी कि अब वो मानव को अपने साथ लेकर जाए कहाँ पर। शाम हो चुकी थी। सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली और रागिनी के केबिन में आई।
दोनों जब ऑफिस से बाहर की तरफ आ रही थी तो सृष्टि को बहुत डर लग रहा था कि कहीं से प्रलय ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाए। भले ही उसके मन ही मन में प्रलय को खुद से दूर रहने की धमकी दे रखी थी, लेकिन सृष्टि भी जानती थी कि वो कुछ कर नहीं पाएगी। उसके मन में मानो और संतोष जी का डर इतना था कि वो सांस भी डर डर कर लेती थी, तो किसी से लड़ाई करना तो दूर की बात थी। वो नीचे पार्किंग एरिया तक आई तो उसने राहत की सांस ली। रागिनी उसे देखते हुए बोली, तुम इतना डर क्यों रही हो? आखिर बात क्या है सृष्टि? मैं देख रही हूँ आज सुबह से तुम काफ़ी अलग लग रही हो। पहले बिना वजह मुस्कुरा रही थी और अब तुम्हारा चेहरा डर से भरा हुआ है। सृष्टि अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, वो बस मैं यूं ही कुछ सोच रही थी। तुम चलो ना जल्दी, वरना देरी हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। प्रलय जो अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि और रागिनी की तरफ देख रहा था, सृष्टि को यूं डरते देख उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो सृष्टि को डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो यही सोचा था कि वो सृष्टि से अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन वो इजहार सृष्टि को इस कदर डरा जाएगा, ये वो नहीं चाहता था। बजाज इंडस्ट्री से आते वक्त उसने सोचा था कि वो सृष्टि को खुद बर्मा हाउस ड्रॉप करने जाएगा, लेकिन सृष्टि को यूं डरते हुए देख वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सृष्टि और रागिनी बाहर आई और बस में बैठकर वहां से निकल गई। प्रलय की गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। सृष्टि भले ही समझ रही थी कि प्रलय उसे परेशान नहीं करेगा, शायद वो समझ गया होगा कि सृष्टि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अब वो उसके आसपास नहीं आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे प्रलय के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अभी वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर ख्याति का फ़ोन आया। उसने ख्याति का कॉल रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही सामने से ख्याति की आवाज़ आई, तुम्हारे कहने पर अब मैं मानव को लेकर कल देहरादून जा रही हूँ। आई होप अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे नाराज़ होने का मतलब ही नहीं बनता। ख्याति हैरानी से बोली, क्या मतलब? प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, प्रलय राणा की नाराज़गी उनके साथ होती है जो प्रलय राणा के हो, और प्रलय राणा यूं ही किसी को अपना नहीं बनाता, और जिसे अपना बना ले उसे तो फिर प्रलय राणा से कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये दीवाना सिर्फ दीवानापन की बातें ही नहीं करता। ऐ दिल ऐ दुश्मन, ये तुम्हें अपनी दीवानगी की हद भी दिखाएगा। तुमने कहा कि बंदिशों में हो तुम, इसलिए मेरी हो नहीं सकती, पर ओ माई यूनिवर्स, अब तुम्हारा ये आशिक तुम्हें अपना बनकर दिखाएगा। शाम का वक्त सृष्टि बस से उतरकर पैदल पैदल वर्मा हाउस की तरफ जा रही थी। वहीं प्रलय की गाड़ी पूरे रास्ते उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही सृष्टि वर्मा हाउस के अंदर गई, प्रलय ने अपनी गाड़ी वापस घुमा दी और राणा मेंशन की तरफ निकल गया। सृष्टि घर के अंदर आई तो उसे आज माहौल थोड़ा शांत मिला। सृष्टि ने राहत की सांस ली और सीधा अपने कमरे में जाकर पहले अपना पर्स और फ़ोन टेबल पर रखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी कमरे में मानव आया और उसे देखते हुए बोला, खाना बनाने के बाद मेरे कपड़े पैक कर देना। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों मानव जी, आपके कपड़े क्यों पैक करने हैं? मानव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, तेरी इतनी औकात कब से हो गई कि तू मुझसे सवाल करने लगी? जितना कहा है उतना किया कर। मैं तो अपने बाप के सवालों के जवाब नहीं देता, तो तू क्या चीज़ है? मानव की बात सुनकर सृष्टि ने अपना सर झुका लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि मानव के कपड़े क्यों पैक करने हैं। नहाते वक्त उसका ध्यान अपने हाथ पर गया। अचानक ही उसके सामने प्रलय का चेहरा घूम गया। प्रलय ने जिस तरह से उसके हाथ पर दवा लगाई थी, वो अभी भी उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। सृष्टि ने तुरंत अपना सिर झटका और जल्दी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। सबसे पहले वो किचन में आई ताकि जल्दी जल्दी रात का खाना बना सके। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में हाल में कुसुम जी सोफे पर बैठी अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स को देख रही थी। उन्हें बस प्रलय का इंतजार था। अभी कुछ देर पहले उनकी प्रलय से बात हुई थी तो प्रलय ने उन्हें बताया था कि वो अभी थोड़ी ही देर में घर आ रहा है। अभी वो पिक्चर्स की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और प्रलय अंदर आया।
उन्हें देखते हुए प्रलय भी मुस्कुराया और आकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर सोफे पर लेट गया। कुसुम जी हैरान रह गई। वो प्रलय के सिर पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, क्या बात है, आज ये मेरा खड़ूस बेटा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? प्रलय मुस्कुराते हुए ही बोला, आपको किसने कहा कि मैं खड़ूस हूँ? मैं तो यूं ही हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। आप ही मेरी मुस्कुराहट नहीं देखती हो मॉम। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अगर खड़ूस नहीं हो तो फिर अब मैं जो कहूँगी मेरी वो बात मानोगे ना? प्रलय उन्हें देखते हुए बोला, आज तक ऐसी कोई बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी हो? कुसुम जी ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज की बात कुछ खास है। प्रलय ने अब सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। कुसुम जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स उसके सामने की और बोली, इनमें से एक लड़की अपने लिए पसंद कर लो, आज ही पंडित जी ने भिजवाई है। मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही हैं, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद आई, फिर रिश्ते की बात फाइनल करूँगी। प्रलय ने बिना उन पिक्चर्स की तरफ देखे उन्हें कुसुम जी के हाथ से लिया और टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं है मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, बिना देखे ही सबको रिजेक्ट कर दिया, ये कोई बात होती है प्रलय? मैं कितने वक्त से कह रही हूँ तुमसे कि शादी के लिए कोई लड़की पसंद कर लो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। देखो, अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। प्रलय मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर कुसुम जी हैरानी से बोली, मतलब मेरा शक सही था। बताओ मुझे कौन है वो लड़की, मैं कल ही उसके घर जाकर उसका हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी। मैं भी देखती हूँ प्रलय राणा ने किसे पसंद किया है अपने लिए। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, आप उसके घर नहीं जा सकती हैं मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्यों? ऐसे कैसे, क्यों नहीं जा सकती मैं उसके घर? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप उसके घर गई तो वो जो पहले ही गुस्से में नाक फुलाए घूम रही है वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी मुझसे। अब कुसुम जी गुस्से से बोली, अच्छा, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी उसके घर। मैं भी तो देखूं कि मेरे प्रलय को रिजेक्ट करने वाली आखिर है कौन। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, वो यूनिवर्स है मेरी। ये बोलते हुए वो कुसुम जी की गोद से उठा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, उसे तो मैं सीधा इस घर में लेकर आऊँगा मॉम, बस आप उसके वेलकम की तैयारी कीजिएगा। कुसुम जी को अब उसकी बातों पर और भी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्दी से खाना लगा दीजिए मॉम, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। कुसुम जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रलय तब तक सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। कुसुम जी हैरानी से बोले, ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझे देखकर नाराज़ हो जाएगी और प्रलय उसे सीधा इस घर में ले आएगा? कहीं प्रलय उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो? ये बोलते हुए कुसुम जी के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी थी। प्रलय ने अपने रूम में आकर अपना क्लोजेट खोला और क्लोजेट में से कपड़े निकालते वक्त उसकी नज़र वहीं साइड में रखे हुए सृष्टि के ब्रेसलेट पर गई। उसने उस ब्रेसलेट को उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने लाकर बड़े ही प्यार से देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, बस कुछ दिन और यूनिवर्स, उसके बाद तुम उस नर्क से बाहर निकलकर मेरे पास आओगी। तुम मेरी दुनिया में मेरी दुनिया बनकर आओगी। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करोगी या नफरत, आई डोंट केयर, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोलकर उसने उस ब्रेसलेट को बड़े ही प्यार से चूमा और फिर वापस से उस जगह पर रख दिया। सृष्टि वर्मा हाउस में सबको खाना खिला रही थी। सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सृष्टि रसोई से गरम गरम रोटियां सेक रही थी और साथ ही साथ उन्हें टेबल पर सर्व भी कर रही थी। बाहर से संतोष जी चिल्लाते हुए बोले, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक सबको पेट भर के खाना खिला चुकी होती। एक तुम हो जिसे एक रोटी बनाने में भी 1 घंटा लग जाता है। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि एकदम से हड़बड़ा गई और चिमटे की जगह उसने अपने हाथ से ही रोटी गैस पर रखकर सेकना शुरू कर दिया। जैसे ही उस रोटी की गरम गरम हवा उसकी उंगली पर लगी, उसने अपना हाथ पीछे की तरफ झटकाया और अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए उस जलन को कम करने की कोशिश करने लगी। तभी मानो गुस्से से गरजते हुए बोला, अब रोटी लाएगी भी या फिर यूं ही टेबल पर तुम्हारा इंतजार करता बैठा रहूं? अगर ढंग से रोटी खिलानी ही नहीं है तो रोटी खाने के लिए बुलाया ही क्यों? ये बोलकर मानव ने जोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। सृष्टि ने तुरंत दूसरी रोटी सेकी और जल्दी से बाहर की तरफ लेकर आई, क्योंकि पहले वाली रोटी उसने अपने हाथ को संभालने के चक्कर में जल गई थी।
उसने जल्दी सी रोटी मानो के प्लेट में रखी और तुरंत रसोई की तरफ भाग गई। मानो रोटी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था जाने से पहले ढंग से घर का खाना खाऊंगा, लेकिन इसकी शक्ल देखकर खाना खाने का मन ही नहीं करता। संतोष जी हैरानी से बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? मानो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो आपको क्या लगता है कि अब मैं सारा दिन घर पर बैठा रहूँगा? इतना भी लाचार नहीं हुआ हूँ। अपनी बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर देहरादून जाना है मुझे। उसी वक्त किचन से सृष्टि रोटी लेकर आई और मानो की बातें सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन अभी तो आपकी तबीयत सही नहीं है ना मानव जी, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? मेरा मतलब है अभी तो आप ज़्यादा चलने फिरने की हालत में भी नहीं हैं। मानव गुस्से से गरजते हुए बोला, अच्छा तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तेरे कहने से काम करूँगा मैं, तेरे कहने से कहीं आऊँगा, तेरे कहने से कहीं जाऊँगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे ज्ञान देगी? लगता है अपनी औकात भूल गई। ये बोलकर मानो अपनी प्लेट को हल्का सा पीछे की तरफ धकेलते हुए अपनी जगह से उठा और सृष्टि के पास आकर उसे गुस्से से देखने लगा। सृष्टि डर से कांपते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मानो जी, मैं तो बस आपके लिए ही बोल रही थी। अभी आपकी तबीयत। अभी वो बोल ही रही थी कि मानो ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उन दोनों को यूं देखकर संतोष जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं राघव जी भी एक्सप्रेशन लेस होकर बोले, एक तो इस घर में खाना भी कोई ढंग से नहीं खाने देता, जब देखो मनहूसियत फैली रहती है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठे और अपने कमरे में चले गए। बिन्नी भी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की किसी काम की नहीं है। जानबूझकर खाने के वक्त ऐसा ड्रामा करती है कि सबका मूड खराब हो जाए। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठी और वहाँ से चली गई। सृष्टि अपने आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा छुपाकर खड़ी थी। उसे अपनी गलती तक नहीं पता थी। उसने तो बस मानो के लिए ही कहा कि मानो की हालत ठीक नहीं है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसे कहाँ पता था कि किसी की फिक्र करना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। संतोष जी मानो और सृष्टि के पास आई और मानो के कंधे पर अपना हाथ रख कर बोली, तू इसके मुंह क्यों लगता है? तुझे पता तो है ये तो चाहती है कि तू बस घर के लायक रह जाए, ताकि तू घर संभाले और ये बाहर जाकर कहीं भी मुंह मारे। तू उसकी बातों को मत सुना कर। तू जा रहा है काम पर तो जा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता ही है तुझे तेरी माँ कितना प्यार करती है। इसका क्या है, तुझे कुछ हो गया इसे तो और भी मिल जाएगा। सृष्टि जिसकी आंखों से पहले ही आंसू नहीं रुक रहे थे, संतोष जी की बातें सुनकर उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। मानो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने ये रोने का ड्रामा मत कर, चल दफ़ा हो जा यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। वो अंदर आकर रोते हुए बोली, मुझे सच में आपकी फ़िक्र है मानो जी। भले ही आप मुझसे नाराज़ रहते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको प्यार करती हूँ। आप पति हैं मेरे, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको तकलीफ़ देकर मैं खुश होती हूँ। पता नहीं कब आप भी मुझे वो प्यार करेंगे जो मैं आपसे करती हूँ। ये बोलते हुए वो सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में प्रलय डाइनिंग टेबल पर आया तो कुसुम जी ने अभी तक खाना नहीं बनाया था। वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाकर उसके चेहरे पर हल्की नाराज़गी उतर आई। वो कुसुम जी के पास आया जो गैस काउंटर पर खड़ी गरम गरम रोटियां सेक रही थी, क्योंकि प्रलय को गरम गरम रोटी ही पसंद थी। अचानक से उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। प्रलय को देखने के चक्कर में उनका हाथ हल्का सा तवे से छू गया था। प्रलय ने तुरंत उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, क्या कर रही हैं आप मॉम? कितनी बार कहा है आपसे कि सर्वेंट को बुलाकर उससे बनवा लिया कीजिए खाना, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपने आराम करने भेज दिया और अब खुद मेरे लिए खाना बना रही हैं। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर सर्वेंट खाना बनाती हैं तो तू सिर्फ 2 रोटी खाता है, लेकिन अब अगर मैं खाना बना रही हूँ ना, तो तू पेट भर कर खाएगा। बस इसलिए तेरे लिए मैं खुद खाना बनाती हूँ। कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया। वो उनके हाथ को अभी भी अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए ठंडक दे रहा था। कुसुम जी ने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, इतना भी नहीं चला है, ये सब तो होता रहता है। तू ये बता, यहीं पर मेरे पास खड़ा होकर खाना खाएगा या फिर डाइनिंग टेबल पर सर्व करूं? प्रलय तुरंत काउंटर पर बैठ गया और बोला, मैं तो यहीं पर खाऊंगा, आप बस जल्दी से खाना दे दीजिए। कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट में खाना सर्व किया और प्रलय को दे दिया।
प्रलय मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा। उसकी नज़र एक बार फिर से कुसुम जी पर गई। कुसुम जी को देखते ही उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूमने लगा। वो इमेजिन कर रहा था कि जब सृष्टि राणा मेंशन में आ जाएगी तो वो भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाएगी और खाना खाने के बजाय प्रलय उसे किस किस तरह से परेशान करेगा। वो सब सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं कुसुम जी उसे देख देख कर हैरान हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि प्रलय से पूछे कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे प्रलय दीवानों की तरह खाना खाते वक्त भी इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो चुप रहे। प्रलय ने अपना खाना फिनिश किया और फिर कुसुम जी के माथे को चूम कर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। उसे जाते देख कुसुम जी बोली, मेरे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़कर है प्रलय, लेकिन अगर वो खुशी किसी के साथ ज़बरदस्ती करके मिलेगी तो वो मैं तुझे कभी नहीं करने दूंगी। सुबह का वक्त वर्मा हाउस से मानो कैब में बैठकर जा चुका था। उसने सृष्टि को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि उसे आने में काफ़ी दिन लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ ख्याति ने प्रलय को कॉल किया। प्रलय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। प्रलय ने उसका कॉल रिसीव किया। सामने से ख्याति बोली, मैं मानो के साथ देहरादून जा तो रही हूँ, लेकिन ये तो बता दो कि जाना कितने दिनों के लिए है। प्रलय चेहरे पर हल्की सी डेविड स्माइल लिए बोला, तुम बेशक से जब मर्जी वापस आ जाओ, लेकिन वो मानो तब तक देहरादून से वापस नहीं आएगा जब तक ये प्रलय राणा ऑर्डर नहीं करेगा। और प्रलय राणा का ऑर्डर प्रलय राणा के मूड पर डिपेंड करता है, और प्रलय राणा का मूड उसे यहाँ वापस लाने का बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट पर मानव एयरपोर्ट के अंदर आया तो उसे वहाँ पर ख्याति मिली। ख्याति को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ख्याति को तो वो कब से अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन ख्याति कभी उसके जाल में फंसती ही नहीं थी। उसने तो बहुत बार ट्राई किया था ख्याति की कंपनी में काम करते करते ख्याति की कंपनी ही अपने नाम करवा ले, जिसका एक ही रास्ता था ख्याति को अपने चक्कर में फंसाना। लेकिन ख्याति जैसी लड़की मानो जैसे लड़के के चंगुल में फंस ही नहीं सकती थी। वो अपने पैर से हल्का हल्का लंगड़ाते हुए ख्याति के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ मैम, आपने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया। मुझे पता था एक दिन आप मुझसे खुश जरूर होंगे। ख्याति ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और थोड़े एटीट्यूड से बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हनीमून पर नहीं लेकर जा रही हूँ तुम्हें, एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ, और थोड़ा ढंग से रहना। अगर ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाया तो लेकर तो फ्लाइट पर जा रही हूँ, वापसी तुम्हें पैदल करनी पड़ेगी। ये बोलकर ख्याति आगे की तरफ बढ़ गई। मानो उसे जाते देख बोला, ऐसे कैसे वापसी मुझे पैदल करनी पड़ेगी? जा तो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बनकर रहा हूँ, लेकिन आऊँगा मैं बजाज इंडस्ट्रीज़ का बॉस बनकर। अगर तुम्हें अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया तो मैं भी मानो वर्मा नहीं। ये बोलकर मानो तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बस स्टॉप पर आई और अपनी बस का इंतज़ार करने लगी। उसे रागिनी का भी इंतज़ार था। रागिनी और वो हमेशा बस स्टॉप पर मिलते थे, लेकिन आज ना ही रागिनी आ रही थी और ना ही बस। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही बस पर गई। वो अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, रागिनी कहाँ रह गई? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सृष्टि रागिनी के बारे में सोच ही रही थी, तभी बस उसके सामने आकर रुक गई तो उसे मजबूरन बस में चढ़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने सामने खड़े हार्दिक को देख रही थी। हार्दिक ने अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोका था। वो हार्दिक को देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि कल से हार्दिक ऑफिस में ही घूम रहा था। रागिनी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हार्दिक जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है, बस ये समझ लो कि कोई है जो मुझसे तुम्हारा पीछा करवा रहा है। रागिनी हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैं साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पहले कंपनी अमेसर की थी, लेकिन अब प्रलय सर ने टेक ओवर कर लिया है और मैं सिर्फ उस कंपनी में काम करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे बारे में फालतू का कुछ मत सोचिए, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलते हुए रागिनी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हार्दिक उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो उसके करीब हुआ तो रागिनी तुरंत पीछे की तरफ हट गई। हार्दिक अभी भी नहीं रुका तो रागिनी पीछे खड़ी उसकी गाड़ी से लग गई। हार्दिक उसके ऊपर झुका और बोला, इंटरेस्ट तो मुझे भी तुम में नहीं, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इंटरेस्ट के साथ मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और मेरे साथ राणा इंडस्ट्रीज़ चलना पड़ेगा।
रागिनी गुस्से से बोली, कोई ज़बरदस्ती है क्या? हार्दिक एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, ज़बरदस्ती ही समझ लो, अब ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये बोलकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रागिनी हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हार्दिक ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर गया और उसे गाड़ी में धक्का दिया। रागिनी हैरान रह गई, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही हार्दिक ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रागिनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बार बार हार्दिक की तरफ देख रही थी, लेकिन हार्दिक का ध्यान पूरी गाड़ी चलाने में था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। उसने हार्दिक को रागिनी के पास भेजा था ताकि रागिनी और सृष्टि दोनों ऑफिस एक साथ ना आए। सृष्टि बस से उतरकर राणा इंडस्ट्रीज के अंदर आई और अंदर जाकर लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट के अंदर आई, किसी ने अपने पैर से लिफ्ट के दरवाजे पर रोका और बंद होते हुए लिफ्ट एकदम से रुक गई। सृष्टि ने नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, ये सोचकर कि कोई एम्प्लॉई होगा, लेकिन वहाँ पर प्रलय राणा को देखकर उसकी सांसें सूखने लगी। वहीं दरवाजे पर खड़ा प्रलय एकटक सृष्टि को देख रहा था, जिसने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि चौंक गई थी। उसने तुरंत अपने कंधे पर समेट कर रखा हुआ पल्लू नीचे की तरफ सरकाया और अपने पूरे पेट को कवर कर लिया। उसकी इस हरकत पर प्रलय की नज़रें तिरछी हो गई। वो अंदर की तरफ आया और सृष्टि के बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप यहाँ? मुझे सीढ़ियों से जाना है। वो बोलकर तुरंत लिफ्ट से बाहर की तरफ जाने लगी। सृष्टि की सांस जैसे हलक में अटक गई। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय ने उसके करीब होकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों? लिफ्ट में जाने से क्या प्रॉब्लम है? सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली। छोड़िए मुझे। प्रलय हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं है तुम्हें यूनिवर्स। सृष्टि प्रलय की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्रलय भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ भी नहीं, पर मैं सब कुछ बिगड़ा हुआ संवारना चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का पल्लू अपने हाथ से पकड़ा और जिस तरह से उसका दुपट्टा पहले अच्छे से सिमटा हुआ उसके कंधे पर था, वैसे ही वापस रखने लगा। प्रलय की गहरे नज़रें उस पर और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने सृष्टि के दुपट्टे को बिल्कुल ठीक किया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, खुद को अगर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो तो मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लो यूनिवर्स। अगर इस पूरी दुनिया में मेरी यूनिवर्स को देखने का हक किसी को है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे है, प्रलय राणा को। और प्रलय राणा का हक तो उसे हक देने वाली भी नहीं छीन सकती। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, लेकिन मैं आपको कभी खुद पर वो हक दूंगी ही नहीं। ये बोलते हुए वो प्रलय को बहुत गुस्से से देख रही थी। प्रलय वापस उसके चेहरे पर झुका और इस बार उसकी गर्म सांसें सृष्टि के चेहरे को छूने लगी। सृष्टि लिफ्ट की दीवार से लगी हुई थी और प्रलय ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे हुए थे। वो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर बोला, कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ मैं। जो तुमने इनकार किया तो मैं इजहार भूल जाऊँगा। आशिक हूँ मैं तुम्हारा, वो भी दिल जला। तुमने इनकार किया तो तुमसे तुम्ही को चुरा लूँगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत से फैल गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सृष्टि बस प्रलय की आंखों में खोई हुई थी, जिसमें उसे एक अलग ही दीवानापन नजर आ रहा था। उसे लिफ्ट खुलने का कुछ पता ही नहीं चला। वो तो प्रलय ने उसके पेट पर अपनी 2 उंगली रखी और उसके नाजुक से पेट पर चिकोटी काट ली तो सृष्टि सिसकी लेते हुए कांप उठी। वो होश में आई और होश में आते ही उसकी नज़र लिफ्ट के दरवाजे पर गई। उसने तुरंत प्रलय को खुद से धक्का दिया और लिफ्ट के बाहर निकल गई। वो तेज कदमों से अपने केबिन के अंदर आई और केबिन का दरवाज़ा बंद कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। अपनी बेतहाशा चलती हुई धड़कनों को महसूस करते हुए वो प्रलय की बातें याद कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठी और अपना काम करने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, बस कुछ दिन और, जैसे ही मानव अपनी ट्रिप से वापस आएंगे मैं इस नौकरी से रिज़ाइन दे दूँगी। मुझे नहीं करनी इस कंपनी में जॉब। बेशक से मानव जी मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी।
उसने अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश की तो कुछ देर बाद वो थोड़ा ठीक हो गई थी, पर अचानक ही उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और खुद में सिमटने लगी। उसे अपने पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द महसूस होने लगा था। उसने पेट को पकड़ लिया। इधर प्रलय लैपटॉप में सृष्टि को देख रहा था। उसकी आंखें सृष्टि को दर्द में देखकर बड़ी बड़ी हो गए। क्या सृष्टि को प्रलय का प्यार एक्सेप्ट करके मानव से तलाक ले लेना चाहिए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलें कि कहानी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।